तो हमें पढ़ना है क्लास इक्विलिब्रियम में आज लॉ ऑफ मास एक्शन। पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, फिर इसका थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म पढ़ेंगे, फिर अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या कहते हैं कि एक रिएक्शन आपके सामने मैंने लिख दी। अगर आप किसी रिएक्शन का रेट बताना चाहते हैं, रेट यानी स्पीड, तो वो कह रहे हैं कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये साइन होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, कंसंट्रेशन का मतलब उसका अमाउंट, इसी के लिए ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया जा रहा है। जो भी तुम्हारा रिएक्टेंट है उसकी क्या लेनी है, कंसंट्रेशन, उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई, उसके प्रोपोर्शनल होता है रेट। फिर ये साइन हटाते हैं, क्या आएगा, के। ये आप लोगों को मैंने जहाँ लाइन लेफ्ट कराई थी वहां करना, ध्यान से देखो। अब जब आपने मॉडिफाइड लॉ लिखा उसके बाद है, अगर इफ रिएक्शन इज, अगर आपके पास रिएक्शन ये हुई AA प्लस BB, तो रेट क्या होगा, तो रेट होगा K। A और B होगा, AB होगा और BB होगा, उसकी कंसंट्रेशन के लिए ब्रैकेट भी लगाएंगे, पर जो भी A के आगे लिखा है वो उसकी पावर बन जाएगी, जो B के आगे लिखा है वो उसकी पावर बन जाएगी। एग्जाम्पल देखो, जैसे रिएक्शन लिखिए N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, तो इसका रेट कैसे लिखेंगे, रेट होगा N2 स्क्वायर ब्रैकेट में H2 स्क्वायर ब्रैकेट में, N2 के आगे तो कोई नंबर नहीं है, कोई पावर नहीं होगी, H2 के आगे नंबर 3 पावर हो जाएगी 3। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया? अब इससे क्या होता क्या है, ये जो रेट हमने निकालना सीखा, इससे हम जो नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे वो एग्जाम में पूछी भी जाती है और उस पर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो अब निकालना सीखेंगे हम केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सीखेंगे इस लॉ की हेल्प से। पॉज करो, नोट करो जल्दी से। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, an equilibrium constant। सीखो ध्यान से क्लास। अगर एक रिएक्शन है, मान लो AA BB, इक्विलिब्रियम में हो रही है CC एंड DD, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालने वाले। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, KC, और उसको डिटेल में अभी समझते हैं, पर वैल्यू निकालने से पहले हम उसका डेरिवेशन देखते हैं, उसको निकालना क्या है, कैसे निकालना है। ध्यान से देखो, ये पूरी रिएक्शन दो केस में हो रही है। यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रही है इसकी, तो व्हेन रिएक्शन पूरा लिखना आप, रिएक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो फॉरवर्ड में यही आपके प्रोडक्ट होंगे, यही आपके रिएक्टेंट है, और एरो एक ही बनाओ क्योंकि हम फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। तो जल्दी बोलो, रेट क्या होगा, रेट होगा कंसंट्रेशन रेट, और आप रेट को ना स्मॉल r भी लिख सकते हो। K लिखे, KF लिख दो क्योंकि फॉरवर्ड की बात हो रही है। कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर C B। हमने ये तो पढ़ा था, किसी भी रिएक्शन का रेट निकालना होता है, उनके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कर दो और उनकी पावर्स लिख दो। अब हम लिखेंगे व्हेन रिएक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना, व्हेन रिएक्शन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अगर बैकवर्ड जाएगी तो कैसे लिखे रिएक्शन को, किसको आगे लिखे, ये प्रोडक्ट्स है वो रिएक्टेंट्स बन जाएंगे क्योंकि बैकवर्ड ऐसे जाएगी, है ना। साइन यहाँ पे AA एंड BB। अब आप रेट लिखोगे, श्रेया समझ आ रहा है, इसको स्मॉल r। K को क्या लिखेंगे, K को लिखेंगे KF का, फॉरवर्ड का KB, क्योंकि बैकवर्ड का K है। रिएक्टेंट्स क्या है, C और D, पावर इसकी स्मॉल c और स्मॉल d, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, डिवाइड करना है इक्वेशन 1 को बाय 2 से। ऋतु क्लियर हो रहा है बेटा, लिवांशी? इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करना, तो यानी कि सेकंड इक्वेशन ऊपर रखनी है, सेकंड इक्वेशन ऊपर रखनी है और हमें
नीचे लिखना है। तो ये लिखना है R अपॉन R इज इक्वल टू KB C रेज़ टू पावर C D रेज़ टू पावर D और KF A रेज़ टू पावर A एंड B रेज़ टू पावर B। बेटा ये जो R है, R और R कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा क्या? ये कैंसिल हो जाएगा क्या? जल्दी से बोलो, कैंसिल तो नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हो जाएगा, ध्यान से देखो। अब आपके पास ये 1 आ गया, क्लियर? कोई डाउट आ रहा है क्या अभी तक? अच्छा एक सेकेंड, हाँ नहीं ठीक लिखा है हमने ना, इसको एक सेकेंड के लिए ना इसको ऊपर करो आप रिएक्शन में ना, प्रोडक्ट नीचे लिखो, KF अपॉन KB करो, 2/1 करो, आपको भी 2/1 ही करना है। तो KF के साथ था AA BB CC एंड DD। रिएक्शन ये रेट कैंसिल हो जाएगा ना, पता है रेट क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है तो जिस स्पीड से फॉरवर्ड हो रही होती है उसी स्पीड से बैकवर्ड हो रही होती है, तो फॉरवर्ड का जो रेट है और बैकवर्ड का जो रेट है वो बराबर है, इसलिए R से R कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया R से R क्यों कैंसिल हुआ? और KF अपॉन KB को हम लिख देंगे KC। KC कौन सा कांस्टेंट होगा बोलो? और ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट है अभी ये ट्रांसफर होंगे, ऊपर चले जाएंगे, पर इससे पहले अभी हम ये लिख दें ताकि अभी एक साथ करेंगे तो आप बौखला जाएंगे। ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ गया और आपको मिल गई KC की वैल्यू। तो KC से समझ के आया कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, हर बार डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट ऊपर और उनकी पावर्स लगा देना और अपॉन में कौन? रिएक्टेंट। तो अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रखोगे तो क्या आएगा? KC व्हिच इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। करो बेटा, ध्यान से देखो सभी बच्चे, एक बार सभी पेन छोड़ दो। कुछ स्कूल्स में या कुछ टीचर्स इसको ऐसे भी कराते हैं, वो ये लिखते हैं रेट 1 इज इक्वल टू रेट 2, वो ऐसे लिखते हैं। और रेट 1 और 2 भी नहीं लिख के वो ये लिख देते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड, वो ऐसे कर देते हैं। इससे कुछ खास फर्क नहीं है, अगर ध्यान से देखो। फॉरवर्ड के लिए लिखा KF, KF के साथ क्या लिखा? AA BB इज इक्वल टू यहाँ लिखा KB CC DD, KB नीचे चला गया, KF अपॉन KB और ये यहाँ नीचे आ गया। KF अपॉन KB को KC लिख दिया, तो ये भी सही होता है। और इवन आई थॉट कि मुझे नहीं पता आपकी NCERT का भी, जिस बुक से मैं करा रही थी वहां ऐसे है, पर जो NCERT है उसने ऐसे ही कर रखा है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, एंड आई प्रेफर कि NCERT में ऐसे, तो आप ऐसे कर लो, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ, दोनों रेट्स बराबर हुए तो दोनों के ये पार्ट्स हमने इक्वल कर दिए। इक्वल करने से क्या हुआ? ये नीचे ले आए, इसके KB नीचे ले आए, KF अपॉन KB कैसे हो गया? सीधा डिवाइड का काम ही खत्म। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी जो रिएक्शन है वो गैसियस सिस्टम में है, यानी रिएक्शन के प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट सभी गैसियस फॉर्म में है, तो आप KC नहीं निकालते हो, KP लिखते हो उसको। नॉर्मल सभी इक्विलिब्रियम रिएक्शन का कांस्टेंट होता है KC, इक्विलिब्रियम रिएक्शन का कांस्टेंट होता है KC, पर अगर आप उस रिएक्शन को गैसियस फॉर्म में लिखते हो तो बस उस कांस्टेंट का सिंबल हल्का सा चेंज हो जाता है, दैट इज KC KP। तो KP का फॉर्मूला भी वही रहेगा। पहले हम C की कंसंट्रेशन लेते थे, D की कंसंट्रेशन लेते थे ऊपर, यहाँ पे कंसंट्रेशन ना लेके पार्शियल प्रेशर लेंगे, C का पार्शियल प्रेशर, यानी क्योंकि गैस की कभी अमाउंट नहीं निकाली जाती, गैस का हमेशा अमाउंट नहीं निकाला जाता, गैस का प्रेशर निकाला जाता है कि गैस कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है सिस्टम पे। एक गैस जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करती है गैस का अमाउंट उतना ही बढ़ता है। समझ में आ रही है आपको बात? और यहाँ पे भी D का आप कंसंट्रेशन नहीं बल्कि D का भी पार्शियल प्रेशर रखेंगे, पर पावर वही रहेगी। यहाँ पर ये
क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? अभी मैंने एक चीज तुम्हें नहीं समझाई थी, मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें समझाया ही नहीं क्या है। तो मैंने तुम्हें ये बताना है कि कभी भी कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो तो उसके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो, उनके अमाउंट का रेशो हमेशा बराबर चलता है। इस लाइन का मतलब क्या है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं कांस्टेंट? क्योंकि एक रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में होती है तो उस रिएक्शन का तो ना तो रिएक्टेंट कम होता है ना प्रोडक्ट बढ़ता है, तो इसीलिए उनका अमाउंट कांस्टेंट हो जाते हैं और उनके रेशो को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इनके रेशोस को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? रिएक्शन में ना रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा है ना प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है। जब अमाउंट दोनों के सेम है तो दोनों के अमाउंट के रेशो को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट होगा वो अमाउंट हर बार, तो बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, आगे अब हम लोग रिलेशन निकालने वाले हैं, तो जरा आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अब आप सबको फॉर्मूला नहीं पता तो याद कर लो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। मैं बार बार इस फॉर्मूला का जिक्र करती हूँ, ये है आइडियल गैस इक्वेशन। मैं करने क्या वाली हूं, मैं यहाँ पर पी की वैल्यू पुट करने वाली हूँ इससे। तो पी की जगह रखेंगे n/v RT। आपको पता है n/v क्या होता है? दिस मीन्स कंसंट्रेशन। क्या मतलब है ये? कंसंट्रेशन। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, n/v का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं हर इस p को रिप्लेस करने वाली हूँ। ये p किसके लिए है बोलो? ये p किसके लिए? तो c की कंसंट्रेशन। आपको p की फॉर्मूला में क्या लिखना होगा? p की फॉर्मूला में क्या लिखना होगा? कंसंट्रेशन इनटू RT। तो c की कंसंट्रेशन इनटू में R इनटू में T और पावर क्या चल रही है? c। इधर भी PD का फॉर्मूला क्या रहेगा? D की कंसंट्रेशन, D की कंसंट्रेशन और R इनटू में T और पावर है D। समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी P का फॉर्मूला क्या रहेगा? A की कंसंट्रेशन, RT की पावर A, यहाँ पे B की कंसंट्रेशन और RT की पावर। यहाँ तक क्लियर हो गया? सब जगह P का फॉर्मूला लगा दिया। अब मैं कह रही हूँ पावर सब पे है ना, तो मैं सब पे ले लेती हूँ पावर। मतलब पावर सब पे कैसे ले लेते हैं? C के ऊपर पावर C कर दिया, D के ऊपर पावर D कर दिया, A के ऊपर पावर A कर दिया, B के ऊपर पावर ये कर दिया, और R के ऊपर भी पावर कर दी, इस R के ऊपर भी, D के ऊपर भी, D सब पे पावर कर दी मैंने अलग अलग। तो कहोगे दीदी दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, पावर C, R के ऊपर भी C, पूरे RT पे कर देते हैं, पूरे RT पे कर देते हैं बच्चा C पावर। ठीक है, और D की पावर D और RT पे पावर D, A पे पावर A और RT पे भी पावर A, फिर B पे पावर B। क्या तुम श्रेया बातें कर रही जा रही हो? यहाँ ब्रैकेट का ध्यान रखना, पहले यहाँ ध्यान दो, तुम लगे रहते हो कुछ बातें कर। फिर C पे पावर C, D पे पावर D को साथ में लिख दिया। यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो RT की पावर हो जाएगी, कुछ रख तो नहीं हुआ, C प्लस D। यहाँ A की पावर A, B की पावर B को साथ में लिख दिया, और RT की पावर जल्दी से आप बता दो, A प्लस B। ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, अभी इसका आविष्कार किया हमने, अभी तो किया है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर कोई भूल गया तो वो गजनी बन जाए, जरा लिख ले अपने ऊपर चीजों को, अभी किया है इसका आविष्कार। और यहाँ RT की पावर हो जाएगी C प्लस D, A की पावर कर रहे हैं हम, तो नीचे वाली पावर अगर ऊपर आती तो क्या होती है? वो माइनस में है ना, आता है ना, ये ऊपर तो पावर है ही, अगर ये RT ऊपर आना चाहेगा तो इसकी पावर आएगी और वो माइनस हो जाएगी इससे। और आपको पता है, अगर हम प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स में से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को माइनस करें तो उसे कहते हैं डेलन। डेलन क्या होता है? डेलन इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। C प्लस D प्रोडक्ट है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या है? A प्लस B। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है आपकी रिलेशन, Kp की रिलेशन है। Kp क्या है? इज इक्वल टू Kc RT की पावर। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ध्यान से देखो क्लास, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो आप उसकी यूनिट रिएक्शन को देख के निकालेंगे, उसकी कांस्टेंट की यूनिट। के की कोई फिक्स यूनिट नहीं होती, जैसे स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, प्रेशर की यूनिट होती है बार या एटीएम, पर के की कोई फिक्स्ड यूनिट नहीं होती। तो के की यूनिट निकालने के लिए आपके सामने होनी चाहिए रिएक्शन, जैसे C+O2 CO2, पर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम में होना भी जरूरी है। तो रिएक्शन लेते, जैसे मान लो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो इसका K कैसे आएगा बेटा? H2S ऊपर और H2 सिंगल S यहाँ नीचे। हमें K की यूनिट निकालनी है, तो जो जो कॉन्सेंट्रेशन है ना उनकी यूनिट्स रख दो। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है, हमने मोलारिटी पढ़ी है ना, यहाँ कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। हर किसी की यूनिट मोल पर लीटर होगी, मोल पर लीटर। यहाँ भी यूनिट क्या होगी इसकी? इसकी भी यूनिट क्या होगी बेटा? 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर। बेटा ये मोल नीचे होगा, इसकी पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी? और कोई -1 है तो ऊपर आके तो आ गई ना के की यूनिट। किसी और रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करिए, जैसे N2, ये कैप्चर हो रहा है? Yes. इसका Kc लिखेंगे, क्या होगा? NH3 ऊपर पावर 2, N2 नीचे, H2 भी नीचे, पावर इसकी 3। तो सबके लिए मोल पर लीटर लिखोगे, पहले सुन रहे हो? सबके लिए मोल पर लीटर लिखोगे, मोल पर लीटर की पावर, यहाँ भी मोल पर लीटर और यहाँ मोल पर लीटर, और पावर कितनी है? 3। बेटा 1 मोल पर लीटर यहाँ से कट गया और 1 यहाँ से कट गया, तो ऊपर से तो दोनों ही कट गए। नीचे बचे 2 मोल पर लीटर। पावर 2 है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी? दोनों की होल पावर ऊपर हो जाएगी -2। समझ रहे हो? दोनों की होल पावर नीचे +2 थी, ऊपर जाके अब पावर मल्टीप्लाई कर दो। -2, ये -2 है ना, और -2 इंटू -1 प्लस का 2 है ना। -1 और -2 मल्टीप्लाई होंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस का 2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ आया? किसी भी रिएक्शन की निकाल देंगे आप यूनिट। पहले Kc निकालना, Kc निकालने के बाद जो जो सब आया उसमें सबकी यूनिट लिख देना, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। जितनी कैंसिल हो रही है कैंसिल, जो बचेंगे वो आपका यूनिट हो जाएगी। रेड बटन